रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एमडीकेट के लिए है। तकरीबन 25 से लेकर 30 तक मैंने एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं और मेजॉरिटी वही एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में शेयर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है that if A1 is equal to the decayed nuclei in first half-life, if A1 is the decayed nuclei in first half-life while A2 are the decayed nuclei in थर्ड हाफ लाइफ, देन कौन सा ऑप्शन ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का है कि A1 इज इक्वल टू A2, ऑप्शन बी A1 इज डबल ऑफ A2, ऑप्शन सी A1 इज 4 ऑफ A2 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। आसान ये है कि अपने लिए कोई वैल्यू ले लो, ऐसे पता चल जाएगा। टेंशन ना ले और वैल्यू ले लें। फर्ज करो मैं वैल्यू ले रहा हूं कि 1000 न्यूक्लियाई है। कितने न्यूक्लियाई है? कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर सेम आएगा। 1000 न्यूक्लियाई है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? आप कहें सर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद तो 500 हो जाएंगे। तो बताओ A1 जो कि डीके है इन फर्स्ट हाफ लाइफ कितने हो गए? A1 इज द डिकेड इन फर्स्ट हाफ लाइफ, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में A1 डीके कितना हुआ? 1000 से 500 रह गए तो ये 500 हो गए। कितने हो गए? 5। अब थर्ड हाफ लाइफ के पास जाओ तो 500 के बाद ये 250 हो जाएंगे, ये सेकेंड, और 250 के बाद ये 125 हो जाएंगे। तो ये कौन सा हाफ लाइफ है? थर्ड। खुद मुलाहिजा करें, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ का A1 500 है तो थर्ड हाफ लाइफ में कितने डीके हो गए? यहां जो डीके हो गए वो 250 माइनस 125, तो 125 आते हैं। इट मींस कि आपने जो डेटा लिया उस डेटा के मुताबिक A1 इज 500 और A2 इज 125। क्या मैं A1 को ऐसे लिख सकता हूं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 125? आप कहें हाँ सर लिख सकते हो। तो A1 इज 4 और 125 इज A2। इस तरीके से बहुत सिंपली आप प्रूव कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हम वीडियो का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज लेट मी शेयर द सेकंड क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज दैट रेडियोएक्टिव सैंपल है और उसका हाफ लाइफ 1 मंथ है, एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज 1 मंथ, एक रेडियोएक्टिव सैंपल है उसकी हाफ लाइफ 1 मंथ है, हैविंग एक्टिविटी इक्वल टू 1 माइक्रोक्यूरी, उसकी एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी होगी है। What was its activity? What was its activity 2 months before? तो 2 महीने पहले इसकी एक्टिविटी क्या होगी? The options are 2 माइक्रोक्यूरी, ऑप्शन बी 4 माइक्रोक्यूरी, ऑप्शन सी 8 माइक्रोक्यूरी और ऑप्शन डी 16 माइक्रोक्यूरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना अगर किसी टाइम के बाद आपसे एक्टिविटी मांगे तो डिक्रीज होगी, यानी ये पेज रेडियोएक्टिव सैंपल है। अगर मैं कहूं इतने दिनों बाद एक्टिविटी क्या होगी तो कम होगी, लेकिन मैं कहूं करंट सिचुएशन से इतने दिनों पहले एक्टिविटी क्या होगी तो ज्यादा होगी। और बहुत आसान सी बात है, एक्टिविटी को कम करोगे तो हाफ लाइफ की तादाद के मुताबिक 2 पर डिवाइड करो, यानी एक हाफ लाइफ तो एक बार डिवाइड बाय 2, 2 हाफ लाइफ तो 2 बार डिवाइड बाय 2,
3 हाफ लाइफ तो 3 बार डिवाइड बाय 2, लेकिन अगर एक्टिविटी ज्यादा की तरफ जा रही हो तो फिर हाफ लाइफ की तादाद के मुताबिक 2 से मल्टीप्लाई करो। यानी इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि जो हाफ लाइफ है वो 1 मंथ है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपसे कहा गया कि बिफोर 2 मंथ्स, इसका मतलब है कि 2 मंथ्स रिप्रेजेंट्स 2 हाफ लाइव्स। कितने हाफ लाइव्स हैं? 2 हाफ लाइफ। और आपसे ये नहीं कह रहे कि 2 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी क्या होगी, फरमा रहे हैं कि 2 हाफ लाइफ से पहले एक्टिविटी क्या होगी। तो करंट एक्टिविटी जो है, करंट एक्टिविटी 2 माइक्रो क्यूरी है। इफ इट इज 2 माइक्रो क्यूरी, अगर मैं कहूं कि व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 2 हाफ लाइव्स, तो इसको 2 बार 2 पे डिवाइड करो। लेकिन मैंने कहा व्हाट इज द एक्टिविटी बिफोर 2 हाफ लाइव्स, तो इसको डबल करोगे तो बिफोर 2 हाफ लाइव्स यानी 2 मंथ्स मीन 2 हाफ लाइव्स, इसको डबल करोगे तो 4 और 4 को डबल करोगे तो 8 माइक्रो क्यूरी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो का हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिविटी से कनेक्टेड तमाम मेन आइडियाज आपके लिए सेलेक्ट कर चुका हूं और मेजॉरिटी वही क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे सेंड किए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का क्या है, वो ये है दैट इफ अ न्यूक्लियस emits a beta particle, then अगर एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल इमिट करे तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए एटॉमिक मास अनचेंज्ड, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, और ऑप्शन डी जो है बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है तो इट मींस न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहां एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो माय डियर स्टूडेंट ये बात याद रखना, अगर बीटा पार्टिकल कहें तो इट इज इलेक्ट्रॉन। जब तक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल नहीं कहोगे तब तक ये पॉजिट्रॉन नहीं होगा। सिर्फ बीटा पार्टिकल कहें इट मीन इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है। और याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी में जब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है यानी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो ये कहानियां होती हैं, एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड। ये अनचेंज रहता है तो ये अनचेंज है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इसमें याद रखना न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन जाता है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन इमिशन से एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन जाता है, और जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए तो प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, यानी एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा होगा, और न्यूट्रॉन की तादाद कम हो जाती है तो n 1 कम होगा। अब यहां देखें, यहां n इंक्रीज लिखा है तो गलत, एटॉमिक नंबर डिक्रीज लिखा है तो गलत। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपके साथ रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, हाफ लाइफ, रेडिएशंस, इन एमडीके टॉपिक्स के बारे में अपने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें है कि थोरियम एटम, थोरियम न्यूक्लियस emit 4 alpha particles along with 3 beta particles. How many daughter nuclei formed? क्वेश्चन ये है कि थोरियम का एक न्यूक्लियस है, उसने 4 अल्फा पार्टिकल इमिट किए, 3 बीटा पार्टिकल इमिट किए, कितने डॉटर न्यूक्लियाई रह गए हैं? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपके लिए कह रहा हूं इट इज 7, ऑप्शन बी इट इज 4,
ऑप्शन सी इट इज 3 और 1। तो बहुत आसान बात एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूं माय स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस जितने पार्टिकल इमिट करेगा उतने डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। तो आपकी खातिर ये लफ्ज लिख रहा हूं, न्यूक्लियस जितने पार्टिकल्स इमिट करेगा, एक न्यूक्लियस जितने पार्टिकल्स इमिट करेगा उतने ही डॉटर्स पैदा करेगा, डॉटर्स न्यूक्लियाई बनाएगा, उतने ही डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। अब पार्टिकल्स गिन लो शाबाशी। तो 4 अल्फा है, 3 बीटा है, तो टोटल 7 पार्टिकल इमिट हो गए, लिहाजा ये 7 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। और ये देखो ये पेरेंट न्यूक्लियस है, स्टार्ट करें। एक अल्फा तो ये पहला डॉटर, दूसरा अल्फा तो ये दूसरा डॉटर, तीसरा अल्फा, ये तीसरा अल्फा तो यहां तीसरा डॉटर, चौथा अल्फा तो यहां चौथा डॉटर, पांचवा बीटा, पांचवा पार्टिकल यानी बीटा, पहला बीटा पांचवा पार्टिकल तो पांचवा डॉटर, फिर बीटा तो छठा डॉटर, फिर बीटा तो सातवां डॉटर। तो देखो जितने पार्टिकल उतने डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपको फायदा देते रहेंगे और आप खुश होंगे, इनसे खफा नहीं होंगे, आपका टाइम जाया नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का, वी आर डीलिंग द क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा 5 नंबर में है कि बिस्मथ 214 डीके कांस्टेंट इसका इतना है तो इसका हाफ लाइफ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, द डीके कांस्टेंट ऑफ बिस्मथ 214 is 4.3 into 10 raised to the power 3 second. What is its half life? तो बिस्मथ की हाफ लाइफ क्या होगी? ऑप्शन ए, इट इज 1.6 10 raised to the power plus 4 seconds. ऑप्शन बी 1.6 10 raised to the power minus 4 seconds. It is 1.6 seconds. Or it is 1.6 into 10 raised to the power 2 seconds. So dear students, you have to solve it like this. आप कहोगे कि सर we know that half life is 0.693 divided by decay constant. हाफ लाइफ 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट इज 4.3 into 10 raised to the power 3. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आसान सी भाषा यूज करें। आप कहे सर देखो 10 का पावर +3 तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा। अब कॉमन सेंस यूज करें तो ये नीचे का जो नंबर है, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, 0.69 और 4.3, तो नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है। और जब ऊपर वाली वैल्यू कम हो तो इन दोनों के रेशियो से 1 से कम आएगा। क्या आएगा शाबाश? 1 से कम। अब जब 1 से कम का पॉइंट हम इस तरफ लेके जाएंगे यानी इसको 1 से ज्यादा बनाएंगे तो हमें ये वैल्यू और डिक्रीज करनी होगी। इट मीन द सूटेबल वैल्यू +4 तो हराम हो गया, +2 भी हराम हो गया, 1.6 तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन यही वैल्यू बेस्ट है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, फिर भी ऑप्शन मुझे बता रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं, मैं ठीक हूं, मैं गलत हूं। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाफ लाइफ की वीडियो या न्यूक्लियर फिजिक्स की वीडियो थोड़ी सी लेट कर दी क्योंकि काफी स्टूडेंट ने इसमें काफी ज्यादा एमसीक्यूज सेंड किए थे। आप यकीन करें मोर देन 70 एमसीक्यूज रिसीव हुए मुझे कमेंट्स में, बट व्हाट्सएप के जरिए बहुत ज्यादा। तो उनमें सिलेक्शन करना था मुझे कि कौन से आपके लिए फायदेमंद है, कौन से आपके लिए इतने फायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ने वेव्स की डिमांड ज्यादा की थी तो मैंने इससे पहले वेव्स अपलोड किया, अभी आपके लिए हाफ लाइफ अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, हम वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो सैंपल इज दिस वन, व्हेन 2000 न्यूक्लियाई आर एक्टिव, ओके, द रेट ऑफ डीके फॉर अ सैंपल इज 4 becquerel, ठीक है, व्हेन 2000 न्यूक्लियाई वर एक्टिव।
एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, उसके 2000 न्यूक्लियस एक्टिव थे, मौजूद थे और डिसइंटीग्रेशन के अमल में इन्वॉल्व थे। तो उस वक्त इसकी एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके 4 बेक्वेरल थी। आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द एक्टिविटी, व्हाट विल बी द एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होगी, व्हाट विल बी द एक्टिविटी डियर स्टूडेंट्स इफ 1500 न्यूक्लियाई डाइड। अगर 1500 न्यूक्लियाई मर जाएं तो एक्टिविटी क्या होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ए बी सी एंड डी, एंड द ऑप्शंस अवेलेबल आर, पहला ऑप्शन है आपके लिए 4 बेक्वेरल, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी इट विल बिकम 2 बेक्वेरल, ऑप्शन सी इट विल बिकम 1 बेक्वेरल और इट विल बिकम 0.5 बेक्वेरल। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके मालूम करना हो तो जितनी हाफ लाइफ गुजर गई उतनी बार 2 पे डिवाइड करो, जितनी हाफ लाइफ गुजर गई उतनी बार 2 पे डिवाइड करो। तो देख लो, आप कहे सर पहले 2000 न्यूक्लियाई थे, इनिशियली 2000 न्यूक्लियाई थे, उनमें से 1500 न्यूक्लियाई 1500 मर गए, बर्बाद हो गए, नेस्त नाबूद हो गए, तो कितने रह गए 500, यानी 2000 से 500 तक स्केच ड्रॉ करो। तो 2000 से पहले ये 1000 में आएंगे और 1000 से फिर ये 500 में आएंगे। तो देखो 2000 थे और 500 हैं, इट मीन के 1500 बर्बाद हो गए, 1500 बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। अब कितने हाफ लाइफ हैं सामने देख लो खुद ही, आप समझ गए कि सर इट इज फर्स्ट हाफ लाइफ एंड इट इज सेकंड हाफ लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं और अगर 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं तो रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी को 2 बार 2 पर डिवाइड करो। तो आप कहें सर एक्टिविटी जो है वो 4 बेक्वेरल है, इस एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी बन जाएगी 4/2 यानी 2 बन जाएगी, और इस दूसरे हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी बन जाएगी 2/2 यानी 1 बेक्वेरल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, we are dealing question number 7 of the video। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या है मेरे पास, ये है कि नेचुरल emission ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस, द एक्टिव फोर्स इज, in natural emission of alpha particle from a nucleus, the active force is option A strong nuclear force, option B weak nuclear force, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अब मेजॉरिटी लोग, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज करेंगे। रेडिएक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो गलत। मेजॉरिटी लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स चूज करेंगे, ठीक भी है, लेकिन याद रखना डॉक्टर अब्दुल सलाम इन 1969 ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में साबित कर चुके हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर सेम नेचर, दे आर ऑफ सेम फोर्स, दे हैव सेम ओरिजिन। लिहाजा अगर ये यही चीज है तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। आफ्टर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी weak nuclear force was proved that it is a similar force having same origin as that of electromagnetic force, so that's why both B and C is the correct answer। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 8, ये है कि 1/64 of sample is undecayed in 36 hours। if 1/64 of a radioactive sample is undecayed in 36 hours, what is its half life? तो इस रेडियोएक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिख रहा हूं 6 आवर्स, ऑप्शन बी 8 आवर्स,
ऑप्शन सी 4 आवर्स और ऑप्शन डी 16 आवर्स। तो हम सॉल्व करेंगे। देखो रे स्टूडेंट्स, कहा गया है कि 1/64 डीके, लफ्जों को देखें, 1/64 डिकेड, डिकेड मीन बर्बाद हो गए। अगर अनडिकेड है, सॉरी रियली सॉरी, डिकेड नहीं है, अनडिकेड है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 1/64 अनडिकेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल 64 थे, अब उसमें 1 बाकी रह गया, 1 बाकी रह गया, यानी 64 में सिर्फ एक रह गया, 64 में एक अनडीके है, यानी वो रह गया। अब टोटल टाइम जो है वो 36 आवर्स है। चलो ट्राई करें, पहले स्केच बना लें। तो स्टार्ट कहां से लेंगे? 64 से, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को शो करता है। अब कितने बाकी रह गए? एक, तो हम 1 तक जाएंगे। तो 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और 2 से 1। ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड 1/64 अनडिकेड, 1/64 अनडिकेड, यानी 64 थे और 1 है, एक है और 64 थे। तो 1/64 अनडिकेड मीन 64 में एक रह गया। कितने हाफ लाइफ है प्लीज? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 हाफ लाइव्स इज इक्वल टू 36 आवर्स। ये पूरा टाइम इन्होंने कहा 36 आवर्स का है, 36 आवर्स का है। तो हमें एक हाफ लाइफ बतानी है, तो मैं लिख सकता हूं 6 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ इज 36, तो t इज इक्वल टू 36 बाय 6 इज 6 आवर्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें एक डिके दिया है। लेट मी कंसिडर इट इज अ न्यूक्लियस X हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। इसने एक प्रोसेस किया रेडिएक्टिविटी का और एक नया न्यूक्लियस बना जिसका एटॉमिक नंबर Z+1 है बट एटॉमिक मास A ही है। इन दिस डिके इस डिके में क्या हुआ? X, न्यूक्लियस X ने क्या किया है? बताओ, इस न्यूक्लियस X ने क्या किया है? न्यूक्लियस X हैज इमिटेड, इसने क्या इमिट किया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना, जब भी डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाए और एटॉमिक मास अनचेंज हो तो ये काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिशन का होता है। आपको एक्सप्लेनेशन में बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक मास अनचेंज। अगर प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन इमिट होगा, प्रोटॉन तो इमिट नहीं होता, लेकिन अगर पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 एंड एटॉमिक मास अनचेंज। तो आप देखें यहां एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 है तो इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वी आर डीलिंग द MCQs ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर MDK स्टूडेंट्स। सो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या फरमाता है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसने 3 अल्फा पार्टिकल्स इमिट किए हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ फाइनल डॉटर न्यूक्लियस विल बी अ न्यूक्लियस, a radioactive nucleus emitted, it has emitted 3 alpha particles and 3 electrons. The atomic number of daughter nucleus finally obtained, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा?
तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है z ही होगा, ऑप्शन बी में है z+3, z-3 और z-6 या z-9 कर लेते हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कहें सर एक अल्फा एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करता है बाय 2 और एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करता है बाय 1। तो चलो z से शुरू करो, ओरिजिनल हमेशा z से ही स्टार्ट होगा। तो ये ओरिजिनल एटॉमिक नंबर था, यानी पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर z था, सही है। अगर पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर z था डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करें देख लें। अब आप कहें सर एक अल्फा, तो इट विल बिकम z-2, फिर एक और अल्फा तो इट विल बिकम z-4, फिर एक और अल्फा तो इट विल बिकम z-6। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इट विल बिकम, एक ज्यादा कर दो तो z-5, फिर एक इलेक्ट्रॉन तो z-4, फिर एक इलेक्ट्रॉन तो z-3, and hence the final atomic number of the daughter nucleus will be option C। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, we are dealing the most important MCQs of nuclear physics। So dear students, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 आपके नाम हो रहा है। आफ्टर 4 half lives of a radioactive sample, क्वेश्चन है कि आफ्टर 4 half lives of a radioactive sample, the ratio of decayed and undecayed is option A 1:15, 15:1, 15:16 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जनाब कितने हाफ लाइफ्स हैं, आप कहें सर 4 हाफ लाइफ्स हैं। तो n0 से हमेशा शुरू करते हैं। पहला हाफ लाइफ n0/2, दूसरा हाफ लाइफ n0/4, तीसरा हाफ लाइफ n0/8 एंड चौथा हाफ लाइफ n0/16। तो 4 हाफ लाइफ्स हैं। अब इन 4 हाफ लाइफ्स में आप खुद मुलाहिजा करें, अगर मैं कहूं डिकेड कितने हैं, तो याद रखो, आप जानते हैं डिकेड इज इनिशियल माइनस फाइनल। तो डिकेड है n0 - n0/16। और अगर मैं कहूं अनडिकेड क्या है, तो ये तो फाइनल होते हैं। डिकेड इनिशियल और फाइनल का सब्ट्रैक्शन होता है। अनडिकेड ये जो फाइनल है ये है, तो n0/16। अब इन दोनों का रेशो बता दें, तो जब आप रेशो मालूम करोगे तो आप कहोगे सर डिकेड डिवाइड बाय अनडिकेड। तो ये n0 - n0/16 डिवाइड बाय n0/16। मैंने ऐसे भी सादा स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। याद रखो सब्ट्रैक्शन या एडिशन के दौरान कैंसिलेशन नहीं होती। इसको अलग सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 15 n0/16 और इधर मिलेगा n0/16। ये और ये कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर इज 15:1। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जनाब वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12। वी आर डीलिंग another question number 12। So dear students, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा, ड्यूरिंग नेचुरल emission from an excited nucleus, the radiation which maximum penetration during natural emission from a radioactive nucleus, the radiation with maximum penetration and minimum ionization, वो रेडिएशन जिसका पेनिट्रेशन तो सबसे ज्यादा हो लेकिन आयोनाइजेशन सबसे कम हो, दैट इज अल्फा रे, दैट इज बीटा रे, बीटा पॉजिटिव, that is beta negative ray or that is gamma ray। So dear students, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन का जो पावर है
वो स्पीड पे डिपेंड करता है, और आयोनाइजेशन का जो पावर है वो माय डियर स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है मास पे। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, और जिसका स्पीड ज्यादा होगा तो उसका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। तो अब जाके चेक करें, इसका मास ज्यादा है तो आयोनाइजेशन ज्यादा पेनिट्रेशन कम, तो ये तो गलत है क्योंकि हमसे आयोनाइजेशन कम और पेनिट्रेशन ज्यादा मांग रहे हैं। ये भी गलत है, गेमा वो रे है जिसका स्पीड मैक्सिमम है, इस वजह से इसका पेनिट्रेशन भी मैक्सिमम, लेकिन इसका मास 0 है इसी वजह से इसका आयोनाइजेशन भी मिनिमम है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और आपके नाम कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13। लेट मी शेयर योर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्या फरमा रहा है, शेप ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल के बारे में क्वेश्चन है। द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल इन गैसियस मीडिया। किसी भी गैसियस मीडियम में अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के जो शेप होते हैं पाथ के, वो क्या होते हैं। तो आपके लिए लिख रहा हूं, इट इज स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, इट इज जिगजैग एंड जिगजैग, इट इज स्ट्रेट एंड जिगजैग, और ऑप्शन डी, इट इज जिगजैग एंड स्ट्रेट। तो आपने ऑप्शन चूज कैसे करना है, लॉजिक से। लॉजिक क्या है, सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल वो होता है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है। तो देखो, ये गैस के हल्के पुल्के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसमें एक बड़ा पार्टिकल जा रहा है तो इन छोटे पार्टिकल की औकात नहीं होती कि इसका डायरेक्शन बदल दे। यही वजह है कि अल्फा पार्टिकल गैसियस मीडियम में हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, लेकिन अगर इसी गैसियस मीडियम में एक छोटा सा बीटा पार्टिकल जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल और बीटा पार्टिकल का मास अप्रॉक्सीमेटली कंपैरेटिवली सेम होता है, सिमिलर होता है, जिसकी वजह से ये बीटा पार्टिकल इससे टकराकर इधर आता है, इससे टकराकर इधर आता है, इससे इधर, इससे इधर, और ये एक जिगजैग पाथ शो करता है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज, पहले अल्फा है तो स्ट्रेट, बाद में बीटा है तो जिगजैग, तो स्ट्रेट एंड जिगजैग इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। लेट मी ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 14 एनालिसिस एंड क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है कि अ न्यूक्लियस डिकेज थ्रू पॉजिटिव बीटा एमिशन। अ न्यूक्लियस इज डिकेड थ्रू पॉजिटिव बीटा एमिशन। पॉजिटिव बीटा एमिशन से उसने डिके किया है, देन तो क्या होगा, ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी, एटॉमिक मास अनचेंज्ड, और ऑप्शन सी, एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और इस आसान क्वेश्चन का सिंपल लॉजिक है, मैंने आपसे कहा ना कि पॉजिटिव बीटा जब इमिट होता है तो क्या होता है हुजूर, ये होता है कि दरअसल वन प्रोटॉन कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन जाता है, तो प्रोटॉन कम हो जाने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर डिक्रीज वाली बात सही है, और चूंकि न्यूट्रॉन पैदा हो जाता है तो न्यूट्रॉन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का सम है, तो अगर एक में डिक्रीज आ गया, एक में इंक्रीज आ गया, तो इसमें कोई चेंज
नहीं आता, लिहाजा ये भी ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या सेंड किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ये है दैट बीटा इमिशन ऑफ ए न्यूक्लियस विल इंक्रीज। ये सेम सिमिलर हो गया क्वेश्चन 15, बट एनी हाउ फिर लिखूंगा बीटा इमिशन ऑफ अ न्यूक्लियस विल इंक्रीज। इनमें से क्या इंक्रीज करेगा, अभी भी डिस्कस हो गया। तो ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन नंबर, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स कि जब इन्होंने बीटा कहा हो, पॉजिटिव बीटा नहीं कहा, तो यू हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इमिशन में याद रखना न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर कम हो जाएगा। इन्होंने इंक्रीज कहा तो न्यूट्रॉन नंबर कम हो जाएगा, तो बहुत तो गलत है। लेकिन चूंकि बीटा इमिशन इलेक्ट्रॉन इमिशन है और इलेक्ट्रॉन इमिशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और प्रोटॉन के पैदा होने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वी आर गोइंग टू डील क्वेश्चन नंबर 16 डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 16 फरमा रहा है 7/8 of radioactive sample decays in 18 minutes. What is the half life? 7/8 of a sample is decayed. 7/8 of a sample is decayed in 18 minutes. What is the half life? तो बताएं कि सैंपल की हाफ लाइफ क्या होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए it will be 3 minutes, option B 6 minutes, option C 9 minutes और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आसान सा क्वेश्चन है कि एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, उसका 7/8 डीके हो गया। तो यहां आते हैं, यहां बात करते हैं। कहा गया 7/8 डीकेड, तो इसका मतलब क्या है? इसका कॉन्सेप्चुअल मतलब यह है कि 8 में से 7 बढ़ गए, 8 में 7 बढ़ गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। तो खत्म करके देख लो, जब 8 हो और 7 बिखर जाए, खत्म हो जाए, तो कितने रह जाए? 1। इन स्केच 8 से 1 तक बनेगा। तो 8 थे और 7 बर्बाद होने का मतलब है कि 1 है। 8 थे और 1 है, तो 8 से 1 तक का सफर करो। 8 से 4 आएगा, 4 से 2 आएगा और फिर 2 से 1 आएगा। दिस इज द स्केच या इट इज द स्केच ऑफ 7/8 डीके। लेकिन इन्होंने कहा ये टोटल टाइम जो है ये 18 मिनट्स का है। ये टोटल टाइम 18 मिनट्स का है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये टोटल टाइम 18 मिनट्स का है तो हाफ लाइफ क्या होगा? तो साफ क्लियर है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है जनाब आला? आपका है सर 3 हाफ लाइफ 18 मिनट्स के बराबर है। तो एक हाफ लाइफ इज 18/3 मिनट्स, यानी 6 मिनट्स के बराबर एक हाफ लाइफ होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, इट इज ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 17। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो सैंपल इज 20 आवर्स। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, the half life of a radioactive sample is 20 hours. If 50% of sample is decayed, if 50% of sample is decayed, the duration is equal to, तो ये भी वाला पूछने की बात है। ऑप्शन ए, the duration is equal to 20 hours, 10 hours। आप यकीन करें इसमें भी कुछ बच्चे
50% को हाफ समझकर टाइम को हाफ कर लेते हैं। और सी जो है 5 आवर्स और डी जो है वो 40 आवर्स। तो कॉमन सेंस यूज करें जनाब, आप कहें सर 50% का मतलब है हाफ होना, और हाफ होना एक हाफ लाइफ जितना टाइम लेता है। रेडिएटिव 50% मींस कि रेडिएटिव सैंपल हाफ हो गया, और हाफ का मतलब है कि एक हाफ लाइफ गुजर गई, लेकिन एक हाफ लाइफ इज इक्वल टू 20 आवर्स, सो द ड्यूरेशन इज इक्वल टू 20 hours, and hence the correct option is option A. Question number 18 on the board. Let me explore question number 18, dear students. So what is question number 18? Question number 18 is half-life of a radiator sample is 4 years. The mass of sample initially was 24 gram. How much it will left after 16 years? The half-life of a sample is 4 years. एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ 4 years है. If 24 gram of sample is available, how much it will be after 16 years? तो जनाब 16 years के बाद ये कितना होगा? ऑप्शन ए, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी 2 grams, it will be 1.5 grams, it will be 3 grams, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। देखो ये स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। हाफ लाइफ कितना है? आप कहें सर 4 years। अब कितना टाइम दिया है? तो 16 years। तो 16 years में कितने हाफ लाइफ आते हैं? तो आप कहें सर 16 इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 + 4, यानी जो टाइम गुजरा है उसमें 4 बार हाफ लाइफ गुजर जाता है, और हर बार हाफ लाइफ क्वांटिटी को हाफ करेगा। तो देखो 16 से पहले स्टार्ट में, यानी अभी हाफ लाइफ शुरू नहीं हुआ था, अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई थी, तो 24 है। तो ये जो पहला हाफ लाइफ है ये इस 24 को 12 बना देगा। फिर ये जो दूसरा हाफ लाइफ है ये 12 को 6 बना देगा। फिर ये जो तीसरा हाफ लाइफ है ये 6 को 3 बना देगा, और ये जो चौथा हाफ लाइफ है ये 3 को 1.5 बना देगा। यानी टोटल 24 ग्राम अवेलेबल थे, तो पहला हाफ लाइफ इसको 12 कर देगा, दूसरा हाफ लाइफ इसको 6 कर देगा, तीसरा हाफ लाइफ इसको 3 कर देगा, चौथा हाफ लाइफ इसको फिर हाफ करके 1.5 ग्राम पे पटक देगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 19, and my question number 19 for you. Question number 19. We have 200 gram of a radioactive sample. If in 20 days 150 gram is decayed, what is the half life? अच्छा क्वेश्चन है, इसका रेसिप्रोकल था। We have 200 grams of a radioactive sample. एक रेडियोएक्टिव सैंपल के हमारे पास 200 ग्राम मौजूद हैं, ठीक है। If in 20 days 150 ग्राम decayed, अगर 20 दिनों में 150 ग्राम बर्बाद हो गया, तो आप बता दें what is its half life? इस मुकद्दस डिके एलिमेंट का हाफ लाइफ क्या होगा? तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 days, इट इज 10 days, 5 days और नन ऑफ दीज। तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है, आप कहें सर टोटल 200 ग्राम थे, तो देखो 200 से स्टार्ट लोगे। कहें सर टोटल 200 ग्राम थे, ठीक है, इसमें 150 बर्बाद हो गए, तो बताओ जब 200 से 150 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं? तो आप कहें सर अगर 200 थे 150 बर्बाद हो गए तो इट मीन के अब 50 है। 200 में 150 चले गए तो 50 है। अब 200 से 50 तक का स्केच जरा ड्रा करो। तो 200 से पहली बारी 100 तक आ जाएगी और दूसरी बारी फिर 50 पर, यानी टोटल 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं। लेकिन बकुल इनके
ये जो टोटल ड्यूरेशन है, द टोटल ड्यूरेशन इज 20 डेज, यानी ये टोटल ड्यूरेशन 20 डेज है। और कितने हाफ लाइफ इसमें है? 2। तो आप समझ गए कि सर 2 हाफ लाइफ में 20 डेज आते हैं, तो एक हाफ लाइफ विल बी 20/2 यानी 10 डेज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20 डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। So dear students, question number 20, and question number 20 says decayed concentration after exact 5 half-life is, what is the decayed concentration after exact 5 half-lives? तो exact 5 half-lives के बाद decayed concentration क्या होगा? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13 and not by 14, it is 31 and not by 32, ऑप्शन सी it is 15 and not by 16, और ऑप्शन डी none of these। तो जनाब एन नॉट से शुरू करें, देखते हैं कहां तक जाते हैं। तो एन नॉट से पहला हाफ लाइफ एन नॉट बाई 2, दूसरा एन नॉट बाई 4, तीसरा एन नॉट बाई 8, चौथा एन नॉट बाई 16 और पांचवा एन नॉट बाई 32। तो देखो 5 हाफ लाइफ गुजरे हैं। अब आपको मैंने स्टार्ट में भी कहा कि जब डिकेड कंसंट्रेशन लेना हो तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। सो डिकेड कंसंट्रेशन इनिशियल क्या है? एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 32। तो एलसीएम 32 होगा, इट इज 32 एन नॉट माइनस एन नॉट यानी 31 एन नॉट बाई 32, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21 डियर स्टूडेंट्स। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है तो वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21 ये फरमा रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज 1600 ईयर्स। अच्छा, मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 ईयर्स। ठीक है। इफ द concentration of 1 gram is available in a rock, एक पत्थर में ये 1 ग्राम अवेलेबल है, तो how much it will left after, how much it will left after 6400 years। तो 6400 years के बाद ये कितना बचेगा? तो ऑप्शन ए आपके लिए लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट्स 60 ग्राम्स, ऑप्शन बी 60 माइक्रोग्राम्स, 60 मिलीग्राम्स और 60 सेंटीग्राम्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 62 है सारे, 62, 62, 62 एंड 62। तो देखो सॉल्व करें प्लीज। आप कहोगे कि सर हाफ लाइफ 1600 है और टोटल टाइम 6400 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 6400 ईयर्स इज इक्वल टू 1600 प्लस 1600 प्लस 1600 प्लस 1600, यानी जो टाइम हमें दिया है उस टाइम में 4 हाफ लाइफ गुजरे हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 1 ग्राम। अब हर हाफ लाइफ इसको 2 पे डिवाइड करेगा, तो देखो ये वाला हाफ लाइफ इसको डिवाइड करेगा 2 पे, तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0.5 ग्राम। ये वाला हाफ लाइफ इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो ये 0.25 ग्राम बन जाएगा शायद, बिल्कुल। और ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो ये 0.125 बन जाएगा, आई थिंक आप सही करें। और ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो इट विल बी राउंड अबाउट 0.125
0625 ग्राम, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अब देखो इट मीन जो लेफ्ट है, जो बकाया है 4 हाफ लाइफ के बाद, वो 0.062 ग्राम है, इतना है राउंड अबाउट। तो देखो मैं इसको शिफ्ट करता हूं 1 2 3, तो ये बन जाएगा 62 इंटू 10⁻³ ग्राम, और 62 10 का पावर -3 इज मिलीग्राम। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इस वीडियो का। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन सीखे होंगे, आपने एंजॉय किए होंगे, आप बोर नहीं हुए होंगे। तो मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि आप फिर बोर हो जाते हो, आपका स्टेमिना तो कमजोर है ना, मासूम हो, बच्चे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ऑन बोर्ड है। इफ इन a mountain contains a radioactive sample, a mountain contains a radioactive sample having half-life equal to 1600 years। एक पहाड़ में कोई रेडिएक्टिव सैंपल है जिसका हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। अगर आपसे कहा जाए हाउ मेनी ईयर्स लेटर इट विल बी फिनिश्ड, यानी उस पहाड़ में ये रेडिएक्टिव सैंपल मुकम्मल खत्म हो जाए तो कितने साल लगेंगे? ऑप्शन ए 1600 ईयर्स, ऑप्शन बी 3200 ईयर्स, ऑप्शन सी 6400 ईयर्स, और ऑप्शन डी वेल नेवर वैनिशेस। तो बहुत सिंपल सी कहानी है जनाब, थ्योरेटिकल भी बता रहा हूं और कॉन्सेप्चुअली भी बता देता हूं। कभी भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट 0 तक नहीं जाता, खत्म होने तक नहीं जाता, चाहे जितना भी अरसा गुजर जाए, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट 0 तक नहीं जाता। अब इसमें करेक्ट आंसर तो है वेल नेवर वैनिशेस, वो तो बस क्लियर हो गया। अब 2 रीजंस आपको दे रहा हूं, ट्राई करें जनाब, आप 1000 से शुरू करें, 100 से शुरू करें, 10,000 जिससे चाहो शुरू करो, और इसको 2 पे डिवाइड करते जाओ, यानी 50/2, फिर 25/2, फिर 12.5/2, फिर 6.25/2 करते जाओ, लेकिन कभी आपको डिवीजन बाय 2 विल नेवर बी इक्वल टू 0। 0.00000000001 में चला जाएगा, लेकिन कभी 0 में नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कहानी कि कभी भी हम डिवीजन बाय 2 से 0 नहीं ले सकते थ्योरेटिकली। अब कॉन्सेप्चुअली क्या है? कॉन्सेप्चुअल रीजन ये है कि ये जो सारे अनस्टेबिलिटी है, ये जो डिस्टर्बेंस है जिससे रेडिएक्टिविटी होता है, ये न्यूक्लियाई के कंसंट्रेशन से होता है। जब कंसंट्रेशन हाफ होता जाए तो कंसंट्रेशन कम होने से अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है, और एक कंसंट्रेशन आ जाता है जिसमें वो अनस्टेबिलिटी जो है वो इस काबिल नहीं रहती कि मजीद डिके करे। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली हम कह सकते हैं कि खत्म होने से पहले अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के रेंज में आ जाती है, जिससे कभी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट 0 तक नहीं पहुंच पाता। डियर स्टूडेंट्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वीडियो का, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 23 डियर स्टूडेंट्स, एंड माय क्वेश्चन नंबर 23 फॉर यू, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डीके? व्हाट इज the percentage of decay after 2 half lives? तो ऑप्शन ए 100%, 75%, 25% और 12.5%। तो ये भी मामूली सा क्वेश्चन है, हमेशा डीके 100% से शुरू होता है। तो अब बताओ शाबा, 100% है तो पहला हाफ लाइफ कितना बचाएगा? 50%, दूसरा हाफ लाइफ 25%। तो याद रखना ये 100% थे और ये 25% है, तो अगर डीके परसेंट चाहिए तो इनिशियल माइनस फाइनल, इट मीन 100% माइनस 25%, सो द परसेंट डीके इज 75%। अगर इस क्वेश्चन में अनडीके परसेंटेज मांगे तो 25% आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
और लेट मी एक्सप्लोर। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द बोर्ड ये फरमाता है 5000 न्यूक्लियाई हैं एक रेडियोएक्टिव सैंपल के, हाफ लाइफ 10 मिनट्स है। हाउ मेनी विल बी देयर आफ्टर हाफ आवर? 5000 न्यूक्लियाई ऑफ ए सैंपल आर एक्टिव। 5000 nuclei of a sample are active. If the half life is equal to 10 years, is equal to 10 minutes, how many nuclei will be there? How many nuclei will be there after half hour? So option A, it will be 2500, it will be 1250, it will be 625 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखो ये स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ कितनी है? 10 मिनट की है। टाइम कितना दिया है? आधा घंटा। तो आप कहो सर हाफ आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स कैन बी रिटन एज 10 + 10 + 10। इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो 3 बार हाफ कर दो। तो 5000 को एक बार हाफ करो तो 2500, फिर हाफ कर दो तो 1250, फिर हाफ कर दो तो 625 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये वीडियो का क्वेश्चन नंबर 24 था एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू क्वेश्चन नंबर 25। हाफ लाइफ से रिलेटेड और रेडिएक्टिविटी से रिलेटेड और रेडिएशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द बोर्ड है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है 2 रेडिएक्टिव सैंपल्स S1 एंड S2। इसको 2-3 स्टूडेंट्स ने, इस क्वेश्चन को मुझे 2-3 स्टूडेंट ने सेंड किया था। 2 रेडियो एक्टिव सैंपल्स S1 and S2 having half lives is 3 years and 7 years respectively. If they possess same activity, अगर इनकी एक्टिविटी सेम हो, their ratio of nuclei क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1:1, 3:7, 7:3 और ऑप्शन डी √7/√3। तो इस क्वेश्चन के या इस आइडिया के क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लो। ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है S1, ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है S2। इस मोहतरम की हाफ लाइफ है 3 इयर्स, इस मोहतरम की हाफ लाइफ है 7 इयर्स। इसमें न्यूक्लियाई है N1 और इसमें न्यूक्लियाई है N2 और दोनों की एक्टिविटी सेम है। द एक्टिविटी ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ 2। तो 2 तरीके आपको सिखाता हूं, एक सॉल्यूशन और एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी एक्टिविटी सेम हो, जब भी 2 न्यूक्लियाई की एक्टिविटी सेम हो, तो याद रखना उनके न्यूक्लियाई का कंसंट्रेशन उनकी हाफ लाइफ के कंसंट्रेशन के रेशो के बराबर होगा। द रेशो ऑफ न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ हाफ लाइफ। ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर याद रखते हो तो याद रख लो। इट मीन द करेक्ट आंसर इज 3/7। अब सोल्यूशन कैसे करोगे? तो सोल्यूशन, ये मेथड नंबर 1 था। अगर आप सोल्यूशन ही सीखना चाहते हो तो आप कहोगे सर A1 इज इक्वल टू A2, ऐसा लिखूंगा। फिर A1 जो है एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटी इज डेल्टा n बाय डेल्टा t एंड इट इज आल्सो डेल्टा n बाय डेल्टा t, बट डेल्टा n बाय डेल्टा t अकॉर्डिंग टू डिकेला इज लैम्डा n एंड इट इज आल्सो लैम्डा n, बट लैम्डा 1 n1, लैम्डा 2 n2। आपको सोल्यूशन का तरीका बता रहा हूं। बट लैम्डा इज 0.693 बाय t1 और n1 और ये 0.693 डिवाइड बाय t2 इंटू n2। ये और ये कैंसल, रीअरेंज करो तो ये रिलेशन बन जाएगा। n2 को इधर, t1 को इधर, तो आपने प्रूफ किया कि n1 बाय n2 इज इक्वल टू t1 बाय t2। अब तो ये प्रूफ हो गया कि कहां से आया। तो अच्छे बच्चों की तरह इसको याद करो और अप्लाई करो। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 3/7।
हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। आपके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 26 शेयर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। सेलेक्टिव एमसीक्यूज हैं। द रेडिएशन मोस्टली यूज्ड इन डायग्नोस पर्पसेस, द रेडिएशन which is mostly used in diagnose purpose on medical side, वो कौन सा रेडिएशन है जिससे हम ज्यादातर एनालिसिस करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है डायग्नोस में वो लेजर है या गेमा रे है या एक्सरे है और या इंफ्रारेड है। सो कीप इट इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स, डायग्नोज एबिलिटी ऑफ एक्सरेज इज मैक्सिमम। कोई भी दूसरा रेडिएशन इससे ज्यादा डायग्नोस प्रोसेस में यूज नहीं होता। अच्छा, ये तो बस इंफॉर्मेशन है, मैं आपको रीजन कैसे दे सकता हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 फरमाता है दैट गेमा रेज कैन बी यूज्ड फॉर, गेमा रेज कैन बी यूज्ड फॉर, इनमें से गेमा रेस का यूज क्या है, ए बी सी और डी। पहले ऑप्शन में लिखा है कैंसर थेरापी, दूसरे ऑप्शन में लिखा है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, तीसरे नंबर पे लिखा है डिटेक्शन of flaws in materials, और ऑप्शन डी है all of these। To tell the truth, gamma rays are powerful radiations, energetic radiations, और वो इन तीनों कामों में इस्तेमाल होते हैं। तो all of these हमारा